फिल्म की शुरुआत 1958 के समय में दो पायलट्स हॉक और फ्रैंक से होती है, जिनका सपना एक दिन एस्ट्रोनॉट बनने का है। यहाँ आज ये दोनों एक फाइटर जेट की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जिस दौरान हॉक में जैसे एड्रेनलिन रश चढ़ जाता है, इसलिए वो सबसे ऊंची उड़ान भरने का तय करता है। लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के कारण वो विमान से काबू खो बैठता है, जिस वजह से दोनों को भी अपनी जान बचाने के लिए विमान से इमरजेंसी एग्जिट करना पड़ता है। पर जब वो हवा में होते तभी वो सामने से आ रहे एक विमान से टकराते टकराते बचते हैं। जाहिर तौर पर उनके नीचे सेफली लैंड करते ही फ्रैंक की हॉक से झड़प हो जाती है, जिनके फाइट को रोकने के लिए उनके दोस्त टैंक को कूदना पड़ता है। पर अब फ्रैंक और हॉक दोनों को इस गलती के लिए उनके सीनियर बॉब से भी फटकार मिलती है, क्योंकि फ्रैंक, हॉक, जेरी और टैंक एयरफोर्स के प्रोजेक्ट डेडलेस का हिस्सा है, जिसमें अंतरिक्ष तक उड़ान भरने का टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन फिर बॉब तुरंत ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी को ये सूचित करता है कि अब अंतरिक्ष उड़ान के सारे टेस्ट यूएस एयरफोर्स नहीं बल्कि नासा करेगा, और साथ ही अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान फ्रैंक नहीं होगा बल्कि एक बंदर होगा। जो बात फ्रैंक को बहुत बुरी लगती है, जिसके बाद प्रोजेक्ट डेडलेस को भी खत्म कर दिया जाता है। अब मूवी 40 साल आगे मुड़ जाती है, जहां नासा को ये पता चलता है कि एक रशियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम इकॉन अपनी ऑर्बिट से हटकर पृथ्वी की तरफ लगातार बढ़ रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो आइकॉन पृथ्वी से टकराकर नष्ट हो जाएगा। और अगर नासा ने इसे तबाह होने से बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो अमेरिका और रशिया के बीच के रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि रशिया ने आगे से नासा से इस प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगी थी। साथ ही इस प्रोजेक्ट का मैनेजर कोई और नहीं बल्कि बॉब ही है, और इस सैटेलाइट में जो गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया हुआ है वो वही है जो कभी फ्रैंक ने स्काईलैब नाम की सैटेलाइट के लिए डिजाइन किया था। इसलिए इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर सैरा का मानना था कि अगर उन्हें रशियन सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट पर वापस भेजना है तो उन्हें फ्रैंक की मदद लेनी होगी, जिस बात को पहले तो बॉब नहीं मानता, पर उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए सैरा एस्ट्रोनॉट ईथन के साथ फ्रैंक से मिलने के लिए जाती है, जो अब बूढ़ा हो चुका है लेकिन उसमें अब भी फुर्ती है। सैरा फ्रैंक से इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ शेयर करती है और उससे मदद मांगती है, पर जब फ्रैंक को पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट का मैनेजर बॉब है तो वो पहले मदद करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन आखिर में वो खुद बॉब से मिलने के लिए नासा पहुंचता है, जहां वो बॉब को बताता है कि उसके डिजाइन में कोई भी कमी नहीं है। इनफैक्ट सैटेलाइट को ऑर्बिट पर लाने के लिए वो खुद और टैंक, जेरी और हॉक यानी कि टीम डेडलेस के साथ अंतरिक्ष जाएगा। जो बात सुनते ही बॉब फ्रैंक को मना कर देता है, लेकिन फ्रैंक की यही शर्त थी, इसलिए बॉब को आखिर में मानना ही पड़ता है। पर वो फ्रैंक के सामने अपनी एक शर्त भी रखता है कि उन चारों को पहले मेडिकल और फिजिकल टेस्ट को पास करना होगा, तभी उन्हें अंतरिक्ष में जाने का परमिशन मिलेगा, जिस शर्त को फ्रैंक को मानना पड़ता है। और फिर वो ये तुरंत खुशखबर अपने बाकी टीम मेंबर से शेयर करता है, जिसके लिए सभी मान जाते हैं, क्योंकि उन चारों का भी अंतरिक्ष जाने का सपना था। पर वहीं रशियन जनरल बॉब पर नाराज होता है, क्योंकि वो 4 बूढ़े लोगों को इस गंभीर मिशन पर भेज रहा है। पर बॉब यहाँ रिवील करता है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट को भी इन चारों के साथ ट्रेन करेगा, और जब अंतरिक्ष में जाने की बारी आएगी तो इनके बजाय उसके एस्ट्रोनॉट जाएंगे। इसलिए अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि उन्हें इस वक्त गाइडेंस सिस्टम के डिजाइन को समझने के लिए फ्रैंक की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम टीम डेडलेस को नासा के हेडक्वार्टर पर देखते हैं, जहां वो सभी पहुंचते ही सबसे पहले सैरा से मिलते हैं। सैरा यहाँ सभी से शेयर करती है कि नासा की तरफ से टीम डेडलेस को आइकन सैटेलाइट को वापस ऑर्बिट में लाने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ जनरल के अलावा किसी को भी बॉब के प्लान के बारे में नहीं पता था कि वो असल में टीम डेडलेस को किसी तरह से अंतरिक्ष में ना जाने के काबिल साबित करके दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला था। इसलिए फ्लाइट डायरेक्टर यूजिन फ्रैंक के सामने शर्त रखता है कि वो अपने साथ उसके 2 एस्ट्रोनॉट ईथन और रॉजर को भी लेकर जाए, तभी वो इस मिशन में उनका साथ देगा, जो बात फ्रैंक तुरंत मान जाता है। अब इसके बाद फ्रैंक, हॉक, जेरी और टैंक को सारे मुश्किल मेडिकल और फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिनमें वो किसी न किसी तरह से पास हो जाते हैं। साथ ही फ्लाइट को सही से लैंडिंग कराने के टेस्ट में हॉक बिना किसी कंप्यूटर असिस्टेंट की मदद से खुद ही फ्लाइट को लैंड करवा देता है, जो देख सभी एकदम दंग रह जाते हैं। इन्हीं सब के दौरान एक दिन टीम डेडलेस मीडिया की नजर में आ जाती है, जिस वजह से होता ये कि चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि नासा इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में रशियन सैटेलाइट को सही करने के लिए भेजने वाले हैं। जो बात जब बॉब को पता चलती है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन सैरा इस खबर से काफी खुश थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि टीम डेडलेस इस मिशन को पूरा करे। पर एक दिन एक बहस के दौरान ईथन फ्रैंक को बॉब के असली प्लान के बारे में बता देता है कि उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाएगा, जिस बात का पता लगते ही फ्रैंक बॉब को कन्फ्रंट करता
है। बॉब बचाव में कहता है कि ये बात तो सच है कि यही उसका प्लान था, लेकिन अब उन्हें अंतरिक्ष में सच में भेजा जाएगा क्योंकि उनके बारे में मीडिया सब कुछ जान चुकी है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट ने खुद आदेश दिया है कि फ्रैंक और उसके साथी अंतरिक्ष में जरूर जाएंगे। पर बॉब यहाँ फ्रैंक से ये भी शेयर करता है कि हॉक इस मिशन पर नहीं जा पाएगा क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि उसे पैंक्रियास कैंसर है। जो खबर जानकर फ्रैंक काफी दुखी हो जाता है। वो अब तुरंत ये दुखद खबर हॉक से किसी तरह शेयर करता है, लेकिन हॉक उससे कहता है कि वो फिर भी अंतरिक्ष में जाना चाहता है क्योंकि अगर वो कुछ ही दिन में मरने वाला है तो वो पसंद करेगा कि वो चांद पर या उसके करीब जाकर अपना दम तोड़े। फिर भी फ्रैंक हॉक को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। इसलिए फ्रैंक वापस बॉब से मिलकर ये जिद रखता है कि टीम डेडलेस हॉक के बिना अंतरिक्ष में नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ भी बॉब को फ्रैंक की ये जिद माननी ही पड़ती है। जिसके 2 दिन बाद हम टीम डेडलर्स को रॉजर और ईथन के साथ शटल में सवार होते देखते हैं, जहाँ कई लोग उन्हें देखने के लिए भी आए थे। और फिर कुछ देर बाद रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है, जिसके साथ ही टीम डेडलर्स कुछ पलों में खुद को अंतरिक्ष में पाती है। अंतरिक्ष में पहुंचते ही वो जल्दी इकॉन को ट्रेस कर लेते हैं और फिर फ्रैंक, जेरी और ईथन के साथ इकॉन को देखने के लिए जाता है क्योंकि जब शटल के रडार सिस्टम को स्टार्ट किया गया था तब इकॉन का सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म खुद ब खुद चालू हो गया था। मानव को उसे इसी तरह प्रोग्राम किया गया था ताकि वो खुद ब खुद बचाव कर सके। इसलिए फ्रैंक को इकॉन पर शक होने लगता है। इसलिए जब वो इकॉन के अंदर जाकर सब कुछ चेक करता है तो सैटेलाइट के अंदर उसे 6 न्यूक्लियर मिसाइल मिलते हैं, यानी कि ये कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं बल्कि एक वॉरहेड सैटेलाइट है। यानी कि रशिया ने स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन किया कि स्पेस को जंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस बार में फ्रैंक तुरंत यूजीन और बॉब से संपर्क करके सवाल करता है और अब जाकर जनरल मूवी का क्लाइमेक्स रिवील करता है कि ये मिसाइल्स कोल्ड वॉर की वजह से इकॉन पर इंस्टॉल किए गए थे, जिसमें एक ऐसा प्रोग्राम है जो सैटेलाइट के ऑर्बिट से हटते ही सभी न्यूक्लियर मिसाइल्स को अमेरिका के शहरों की तरफ मोड़ देगा। यही कारण था कि जनरल इकॉन के ऑर्बिट को छोड़ने वाली खबर से चिंतित थे। साथ ही इकॉन में जो गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया था उसकी फाइल रशिया को बॉब ने दी थी, जिससे अब क्लियर होता है कि आखिर क्यों बॉब नहीं चाहता था कि टीम डेडलेस अंतरिक्ष में जाए, क्योंकि इससे उसकी पोल दुनिया के सामने खुल सकती थी। हालांकि अब डेडलेस और नासा मिलकर फैसला लेते हैं कि इस हथियारों से भरी सैटेलाइट को पेलोड असिस्ट रॉकेट के जरिए दूर अंतरिक्ष में ढकल दिया जाए। लेकिन इसी दौरान ईथन जो जनरल बॉब से मिला हुआ था वो उनके आदेश को पूरा करने की कोशिश में अकेले इकॉन को उसकी ऑर्बिट पर वापस लौटाने के लिए निकल पड़ता है, जो करने से फ्रैंक उसे बहुत रोकता है क्योंकि उसे गाइडेंस सिस्टम की सीक्वेंसिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस वजह से उसे सीक्वेंसिंग में गड़बड़ हो जाती है और अब इकॉन की कुछ हिस्से टूटकर डेडलेस के अंतरिक्ष शटल से भी टकरा जाते हैं, जिससे उसके कुछ सिस्टम्स और इंजन खराब हो जाते हैं। साथ ही इस झटके से रॉजर के सिर में चोट लगने से वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ईथन भी सैटेलाइट के पैनल के टूटे हुए टुकड़ों से टकराने की वजह से वहीं अचेत सा हो जाता है। इसलिए अब फ्रैंक और हॉक डैमेज को चेक करने के लिए बाहर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इस टकराव से इकॉन अब पहले से 10 गुना तेजी से अपनी ऑर्बिट से हट रही है। इसलिए फ्रैंक सही समय पर इकॉन के बूस्टर रॉकेट को चालू कर देता है, जिससे अब वो कम से कम कुछ देर के लिए अपनी ऑर्बिट में बनी रहेगी। वहीं अब यहाँ कोई और रास्ता ना होने के कारण हॉक ये तय करता है कि वो अपना बलिदान देकर इस सैटेलाइट पर सवार होकर इसकी मिसाइल के ताकत के जरिए इसे चांद की तरफ या दूर अंतरिक्ष में ढकल देगा। पर इसके लिए फ्रैंक उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन यही हॉक की आखिरी इच्छा थी क्योंकि वो अपनी बीमारी के चलते कुछ दिन का मेहमान था और वो अपना आखिरी समय चांद पर गुजारना पसंद करेगा। इसलिए वो आखिर में इकॉन पर सवार होकर उसे दूर अंतरिक्ष में चांद की तरफ ले जाने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से अब इकॉन पृथ्वी के ऑर्बिट से दूर हो जाती है। लेकिन अब टीम डेडलेस का भी वापस जिंदा लौटना मुश्किल था क्योंकि उनके सिर्फ कुछ ही इंजन काम कर रहे थे। इसलिए फ्रैंक तय करता है कि वो इस एयरक्राफ्ट को खुद संभालेगा और जब ये लोग जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे तो जेरी और टैंक रॉजर और ईथन के साथ पैराशूट के जरिए बाहर निकल जाएंगे। लेकिन टैंक और जेरी रॉजर और ईथन को पैराशूट के जरिए सही सलामत बाहर निकालकर खुद फ्रैंक के साथ रुकने का तय करते हैं, जिस दौरान फ्रैंक हॉक की तरकीब का इस्तेमाल करके प्लेन को सही सलामत लैंड करवाने में कामयाब हो जाता है, जिससे सभी के जान में जान आती है।
इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें हॉक का मृत शरीर चांद पर दिखाया जाता है, यानी कि मरते मरते वो अपना आखिरी इच्छा पूरा कर गया। जिसे मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।